Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 9th of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड के बारे में. ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सीड के बारे में. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोला जाता है. सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, और सीड्स बनते कहाँ पे हैं, फ्रूट के अंदर बनते हैं. जैसा कि हमें पता है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए सीड कहाँ पे बनता है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है. अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कॉटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस. ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो सीड कोट प्रेजेंट होता है, कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, एंड द एम्ब्रियो एक्सिस भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, द कॉटिलिडन्स of the embryo are simple structures generally thick and swollen due to storage of reserve food as in legumes. ठीक है, तो जो कॉटिलिडन होता है, अब कॉटिलिडन सिंगल होता है तो उसे बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन, अगर दो कॉटिलिडन होता है तो डाइकॉटिलिडन. ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो होता है, जो कॉटिलिडन होता है एम्ब्रियो का, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है और थिक होता है, बहुत ज़्यादा थिक, और स्वोलन होता है, फुला हुआ होता है. फुला हुआ क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व किया जाता है. ठीक है, मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस. अब जो सीड होता है वो भी दो टाइप का होता है. ठीक है, फर्स्ट इज नॉन एल्ब्यूमिनस एंड सेकेंड इज एक्स एल्ब्यूमिनस. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडियल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, तो अब नॉन एल्ब्यूमिनस ऐसे सीड्स होते हैं, ऐसे मैच्योर सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. ठीक है, अब एंडोस्पर्म जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. ठीक है, तो जब एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म, तो जो एम्ब्रियो होता है वो जब पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेगा तो वहाँ पे एंडोस्पर्म ही एब्सेंट हो जाएगा. तो ऐसे मैच्योर सीड्स में जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं. ठीक है, विच हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. ठीक है, जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम कौन कर लेता है, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है जब वो पूरा कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को, तो इस तरह के सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म सीड्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है पीस एंड ग्राउंडनट्स. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड, that is albuminous seeds. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during the embryo development. अब इन सीड्स में क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट बच जाता है, कुछ पार्ट बच जाता है एंडोस्पर्म का, और वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं होता है एम्ब्रियो के द्वारा. ठीक है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान वो पूरा एंडोस्पर्म नहीं कंज्यूम करता है, उसका कुछ पार्ट बच जाता है. इन सीड्स को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स. इसके एग्जाम्पल्स है वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर. ठीक है, ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड वीट रिमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो परसिस्टेंट. ठीक है, तो इन सीड्स में कुछ सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट्स, रेमनेंट्स, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत परसिस्टेंट होता है. दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है. अब क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे से, कि अगर किसी सीड के अंदर न्यूक्लियस रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो अगर न्यूसिलस रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म. ठीक है, तो एक बार और मैं आपको समझा दूं, अगर किसी सीड के अंदर न्यूसिलस रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पेरिस्पर्म. रिमेंबर दिस, ये वन वर्ड में भी आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, और नीट वगैरह में भी आ सकता है. ठीक है,
इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। ठीक है, तो जो इंटेगुमेंट्स होते हैं ना ओव्यूल्स के अंदर, उनके अंदर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है सीड को, और वो बहुत ही ज़्यादा टफ और हार्ड होता है। ठीक है, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब माइक्रोपाइल, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, माइक्रोपाइल क्या होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड कोट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये क्या फैसिलिटेट करता है, ये ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड करता है सीड को ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान ये क्या प्रोवाइड करता है, माइक्रोपाइल ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड करता है सीड को, ताकि जर्मिनेशन हो सके। एज द सीड मैच्योर्स, अब जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। अब जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसका जो वाटर कंटेंट है, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बहुत रिड्यूस होने लग जाता है, मीन्स वाटर कम होने लग जाता है और सीड बिकम्स ड्राई। अब ऑब्वियसली अगर वाटर ही नहीं होगा सीड के अंदर तो सीड ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। ठीक है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जो रिएक्शंस हो रही है सीड के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, वो क्या स्लो डाउन हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस होने लगेगी फिर उसमें। ओके, द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। अब एम्ब्रियो में बहुत सी बार क्या डोरमेंसी आ जाती है। अब डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी एक इनएक्टिव स्टेज हो जाती है जिसमें जो एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, और इन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है डोरमेंसी के बाद, जब इनएक्टिव स्टेज ख़त्म हो जाती है और जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है ना एम्ब्रियो को, जैसे एग्जांपल देखें मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। अब देखो, जैसे अगर कोई एम्ब्रियो है सीड के अंदर, वो इनएक्टिव स्टेज पे है, और उसे अगर हम सॉइल वगैरह में डाल दें तो वो उसको मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सब सूटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, तो उसकी इनएक्टिव स्टेज ख़त्म हो जाएगी और वो जनरली जर्मिनेट हो जाएगा और एक प्लांट बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डोरमेंसी ख़त्म होती है। ठीक है, एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, जैसा कि हमको पता है कि ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड्स बना लेता है, एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे टिक कर लीजिए। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना ओव्यूल और सीड, ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये साइमल्टेनियसली होता है, मीन्स एक साथ हो जाता है। The walls of ovary develops into walls of fruits called pericarp। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरी जो डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, तो जो फ्रूट की वॉल होती है ना उसे क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, द फ्रूट में बी फ्लैशी इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा। अब जो फ्रूट होता है वो फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे हमको पता ही है गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, इनका जो फ्रूट होता है बहुत ही फ्लैशी होता है, और मे बी ड्राई, और सूखा हुआ भी हो सकता है फ्रूट, जैसे देखें हम ग्राउंडनट्स का फ्रूट बहुत ही ड्राई होता है, एंड इन मस्टर्ड एक्सेट्रा। मैनी फ्रूट्स हैव एवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब बहुत सारे फ्रूट्स में ऐसा भी मैकेनिज्म होता है कि वो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कर सके। डिस्पर्जन ऑफ सीड्स हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। डिस्पर्जन ऑफ सीड मतलब सीड्स का दूर दूर तक जाना, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्ज होना। ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्जन मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने अर्लियर क्लासेस में भी डिस्पर्जन का मैकेनिज्म पढ़ रखा है। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट? इसका आंसर आप फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा। इन मोस्ट फ्रूट्स, चलिए पहले हम इसका फिगर समझ लेते हैं।
जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं, फिगर ए क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। ठीक है, जो सीड्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर प्रेजेंट है इससे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये एक दूसरे तरह का सीड है जिसमें सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडन है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर ओवल लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ठीक है, और ये यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट टिप। ठीक है, और जो रूट की टिप पर जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं रूट टिप। ठीक है, सो नेक्स्ट है सीड कोट एंड कॉटिलिडन, शूट एपिकल मेरिस्टेम, hypocotyl root axis, and this one is the root tip, and this is the एंडोस्पर्म जहाँ पे फूड रिजर्व होता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम एम्ब्रियो कंज्यूम करता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ये पेरिकार्प है, सबसे बाहर वाला है, इसके अंदर है एंडोस्पर्म, यहाँ पे फूड रिजर्व होता है। एंड स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि स्क्यूटेलम क्या होता है कि ग्रास का जो सीड होता है उसका जो कॉटिलिडन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, कॉलियोप्टाइल होता है एंड दिस इज द प्लूम्यूल एंड रेडिकल एंड कॉलियोराइजा। इस फिगर को हम एक बार पहले भी स्टडी कर चुके हैं इसके पिछले पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपको उसे देखना हो तो प्लीज़ देखिए वो वाला पार्ट विच इज़ द पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। In most plants, by the time of fruit development from the ovary, other floral part degenerate and fall off। तो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि जो फ्रूट जब डेवलप हो जाता है, ओवरी से जब फ्रूट बन जाता है तो जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होना मतलब कि ख़त्म होना। ठीक है, तो बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं जब फ्रूट बन जाता है। ठीक है, however a few species such as apple, strawberry, cashew etc. the thalamus also contribute to fruit formation। और कुछ कुछ स्पीशीज़ जैसे कि हम देखें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा, तो इनमें क्या होता है जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस भी एक पार्ट होता है प्लांट का जो कि कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी हुई है कि जब थैलेमस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब थैलेमस कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, तो इससे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो जब थैलेमस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और उसका एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा। ठीक है, इन मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। अब जो सिंपल जो ओवरी से जो फ्रूट बनता है ना उससे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फ्यू स्पीशीज। तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट ही बनता है। ठीक है, पर कुछ स्पीशीज में in which fruit develops without fertilization, such fruits are called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाला पैराग्राफ है, इसे मैं समझाती हूँ कि जब कुछ कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है, उसे उन फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एक बार मैं बता दूँ, फर्टिलाइजेशन के बिना ही जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है उसे हम उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। और इनमें कोई इन फ्रूट्स में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में सीड्स भी नहीं होते हैं। आपने कभी बनाना में सीड्स देखे हैं? नहीं ना, तो इसीलिए ये क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है बनाना। ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और ये सारी पार्थेनोकार्पिक हम इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। सो दीज आर द ग्रोथ हार्मोन्स जिसकी मदद से भी हम पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं। ठीक है,
और इनमें सीड्स भी एब्सेंट होते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स? द फ्रूट्स विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, और उसका एग्जाम्पल है बनाना। अब हम फिगर बी को भी स्टडी कर लेते हैं। फिगर बी क्या शो कर रहा है? फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये एप्पल है, एप्पल के अंदर ये सीड है, ठीक है। इसके बाहर वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं थैलेमस, ये क्या है? एक तरह का फॉल्स फ्रूट है जिसमें थैलेमस कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। और इसके जो अंदर का हम देखें, इसे हम देख सकते हैं, ये जो अंदर जो हमें दिखाई देते हैं ये सीड्स होते हैं, ठीक है, एंड ये एंडोकार्प है ये वाला पार्ट, एंड दिस इज द मीजोकार्प, उसके बाहर होता है मीजोकार्प। और स्ट्रॉबेरी में भी अगर हम देखें, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है जिसमें थैलेमस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस इज द थैलेमस एंड दिस इज एकीन, ठीक है, और एचीन भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम रीड करते हैं। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स, और जो सीड्स होते हैं वो बहुत एडवांटेजेस होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। फर्स्टली, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्यों होते हैं एंजियोस्पर्म्स में? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती है प्लांट्स में, जैसे कि पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, ये सब प्लांट पे ही डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। और सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल, और सीड फॉर्मेशन में भी बहुत डिपेंडेबल होती है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पोजल टू फ्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं उनमें ऐसी अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे कि वो उनके सीड्स को डिस्पर्स कर सके, मीन्स दूर दूर तक पहुंचा सकें, ताकि न्यू हैबिटेट्स पर भी वो उस सीड की स्पीशीज़ ग्रो हो पाए, ठीक है, और दूसरे एरिया में भी वो सीड कॉलोनाइज कर पाए, ठीक है। एज दे हैव sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। तो इनमें सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, तो जो यंग सीडलिंग्स होते हैं वो नरिश होते हैं जब तक कि वो नरिश किए जाते हैं, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं हो जाए, ठीक है। उसके पहले तक उनमें गुड फूड रिजर्व होता है जो जिसे वो यूज़ करते हैं, ठीक है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो, और जो सीड कोट होता है ना, जो बहुत हार्ड होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मीन्स वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि उसमें कोई डैमेज ना हो पाए। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसमें क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि वेरिएशंस आते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलते हैं, और वेरिएशन क्या इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सीड्स इज़ द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, जैसा कि हमें पता है जो बेसिस होता है ना एग्रीकल्चर का वो सीड्स होते हैं, बिना सीड के हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ओके, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी of mature seeds are crucial for storage of foods which can be used for a year throughout the can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season। तो अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी होना। तो जब सीड्स पूरे सूख जाते हैं, उनमें पानी नहीं होता है, और जब डोरमेंसी हो जाती है ना मैच्योर सीड्स में, मतलब इनएक्टिव स्टेज आ जाती है मैच्योर सीड्स की, तो उनमें क्या होता है? क्रूशियल स्टोरेज ऑफ सीड्स हो जाते हैं, ठीक है, विच लीड्स यूज्ड एज फूड, और जो कि फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं पूरे साल तक, और उससे नेक्स्ट ईयर के लिए भी उससे हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड? क्या आप इमेजिन कर सकते बिना सीड के एग्रीकल्चर किया जाए? और in the presence of seed which germinates straight away soon after
फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। और जब सीड की प्रेजेंस होती है, जो जर्मिनेशन होता है, तो उससे स्ट्रेट अवे क्या फॉर्मेशन हो जाता है नए प्लांट का, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। तो कितने टाइम तक सीड अलाइव रह सकते हैं डिस्पर्स होने के बाद, मतलब जब सीड दूर दूर तक पहुंच जाते हैं तो उसके कितने टाइम के बाद तक सीड जिंदा रह सकते हैं, क्या आपको पता है? दिस पीरियड अगेन वेरीज जेंटली। तो ये पीरियड वेरी हो सकता है। इन अ फ्यू स्पीशीज ऑफ सीड्स लूज वायबिलिटी। तो कुछ स्पीशीज जो सीड की होती है वो वायबिलिटी को खो देती है। वायबिलिटी का मतलब होता है एक्टिवनेस। तो कुछ सीड्स की स्पीशीज एक्टिवनेस खो देती हैं विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ में ही वायबिलिटी खो देती है। सच अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। और कुछ कुछ जो स्पीशीज होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो होती हैं, वो सेवरल्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकती हैं। सच सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और कुछ स्पीशीज जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी जिंदा रह सकती है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ ओल्ड येट वायबल सीड्स। द ओल्डेस्ट इज दैट द ल्यूपाइन। अब जो ल्यूपाइन के जो सीड्स होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, जो कि आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बोलते हैं आर्कटिकस, ठीक है, ल्यूपिनस आर्कटिकस, ठीक है। द सीड्स, तो इन सीड्स में क्या होता है, जर्मिनेट होते हैं एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। अब इसका मतलब ये है कि एक सीड था वो 10,000 ईयर तक डॉर्मेंट था, मतलब वो इनएक्टिव स्टेज पे था, और जब उससे हमने जर्मिनेट किया, मीन्स उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की, तो वो जर्मिनेट भी हो गया और उसमें फ्लावर्स भी आ गए। मतलब कितनी शॉकिंग की बात है ये कि जो सीड 10,000 साल तक डॉर्मेंट था, इनएक्टिव था, उसे जब हमने फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की, सॉइल वाटर वगैरह प्रोवाइड किया, तो वो मैच्योर हो गया एक प्लांट में, ठीक है, और एक उसमें फ्लावर्स भी आ गए, ठीक है। अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 years old viable seed is of the date palm। और एक रिकॉर्ड और है जो 2000 years का है, जो वायबल था, मतलब जो एक्टिवनेस जिसने 2000 साल तक नहीं खोई थी, वो था डेट पाम, ठीक है। फोइनिक्स एंड डेक्टिलिफेरिया डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एविएशन ऑफ किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी। सो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू।